पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की हुई शुरुआत। मन की बात का आज 103वां एपिसोड। कार्यक्रम को लेकर देश भर में तैयारियां पूरी। इसरो के नाम दर्ज हुई एक और उपलब्धि। एक साथ लॉन्च के साथ सैटेलाइट श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से हुई लॉन्चिंग। लखनऊ एनएक्सी में कमांड सेंटर का उद्घाटन आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे शुभारंभ। सीएम डैशबोर्ड का शुभारंभ किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक। सचिवालय प्रशासन विभाग की समीक्षा की। हर सचिवालय भवन में बनेगा हेल्प डेस्क, मिलेगी मदद। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से कई घरों को पहुंचा बड़ा नुकसान। देश भर में 4 से 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी। अयोध्या में आज से रामलला दर्शन के लिए खुलेगा नया मार्ग। पथ पर बने नवीन दर्शन मार्ग का आज शुभारंभ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अब सीधे आपको प्रधानमंत्री के मन की बात सुनाते हैं। पानी को बचाने के लिए भी चर्चा हुई थी। अभी मुझे पता चला है कि पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों ने इसे लेकर काम भी शुरू कर दिया है। यहां प्रशासन की मदद से लोगों ने करीब 100 कुओं को वाटर रिचार्ज सिस्टम में बदल दिया है। बारिश का पानी अब इन कुओं में जाता है और कुओं से ये पानी जमीन के अंदर चला जाता है। इससे इलाके में भू जल स्तर भी धीरे धीरे सुधरेगा। अब सभी गांव वालों ने पूरे क्षेत्र के करीब करीब 800 कुएं को रिचार्ज के लिए उपयोग में लाने का लक्ष्य बनाया है। ऐसी ही एक उत्साहवर्धक खबर यूपी से आई है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक दिन में 30 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। इस अभियान की शुरुआत राज्य सरकार ने की, उसे पूरा वहां के लोगों ने किया। ऐसे प्रयास जन भागीदारी के साथ साथ जन जागरण के भी बड़े उदाहरण हैं। मैं चाहूंगा कि हम सब भी पेड़ लगाने और पानी बचाने के इन प्रयासों का हिस्सा बने। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सदाशिव महादेव की साधना आराधना के साथ ही सावन हरियाली और खुशियों से जुड़ा होता है। इसलिए सावन का आध्यात्मिक के साथ ही सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व रहा है। सावन के झूले, सावन की मेहंदी, सावन के उत्सव, यानी सावन का मतलब ही आनंद और उल्लास होता है। साथियों, हमारी इस आस्था और इन परंपराओं का एक पक्ष और भी है। हमारे ये पर्व और परंपराएं हमें गतिशील बनाते हैं। सावन में शिव आराधना के लिए कितने ही भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। सावन की वजह से इन दिनों 12 ज्योतिर्लिंगों में भी खूब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि बनारस पहुंचने वाले लोगों की संख्या भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब काशी में हर साल 10 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, उज्जैन जैसे तीर्थों पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इससे लाखों गरीबों को रोजगार मिल रहा है, उनका जीवन यापन हो रहा है। ये सब हमारे सांस्कृतिक जन जागरण का परिणाम है। इसके दर्शन के लिए अब तो पूरी दुनिया से लोग हमारे तीर्थों में आ रहे हैं। मुझे ऐसे ही 2 अमेरिकन दोस्तों के बारे में पता चला है जो कैलिफोर्निया से
यहाँ अमरनाथ यात्रा करने आए थे। इन विदेशी मेहमानों ने अमरनाथ यात्रा से जुड़े स्वामी विवेकानंद के अनुभवों के बारे में कहीं सुना था। उससे उन्हें इतनी प्रेरणा मिली कि खुद भी अमरनाथ यात्रा करने आ गए। ये इसे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मानते हैं। यही भारत की खासियत है कि सबको अपनाता है, सबको कुछ न कुछ देता है। ऐसी ही एक फ्रेंच मूल की महिला है शार्लोट शोपा। बीते दिनों जब मैं फ्रांस गया था तो इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। शार्लोट शोपा एक योगा प्रैक्टिशनर है, योगा टीचर है और उनकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा है। वो सेंचुरी पार कर चुकी है। वो पिछले 40 साल से योग प्रैक्टिस कर रही हैं। वो अपने स्वास्थ्य और 100 साल की इस आयु का श्रेय योग को ही देती है। वो दुनिया में भारत के योग विज्ञान और इसकी ताकत का एक प्रमुख चेहरा बन गई है। इनसे हर किसी को सीखना चाहिए। हम न केवल अपनी विरासत को अंगीकार करें बल्कि उसे जिम्मेदारी के साथ विश्व के सामने प्रस्तुत भी करें। और मुझे खुशी है कि ऐसा ही एक प्रयास इन दिनों उज्जैन में चल रहा है। यहाँ देश भर के 18 चित्रकार पुराणों पर आधारित आकर्षक चित्रकथाएं बना रहे हैं। ये चित्र बूंदी शैली, नाथद्वारा शैली, पहाड़ी शैली और अपभ्रंश शैली जैसी कई विशिष्ट शैलियों में बनेंगे। इन्हें उज्जैन के त्रिवेणी संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कुछ समय बाद जब आप उज्जैन जाएंगे तो महाकाल महालोक के साथ साथ एक और दिव्य स्थान के आप दर्शन कर सकेंगे। साथियों, उज्जैन में बन रही इन पेंटिंग्स की बात करते हुए मुझे एक और अनोखी पेंटिंग की याद आ गई है। ये पेंटिंग राजकोट के एक आर्टिस्ट प्रभात सिंह मोड़भाई बरहाट जी ने बनाई थी। ये पेंटिंग छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के जीवन के एक प्रसंग पर आधारित थी। आर्टिस्ट प्रभात भाई ने दर्शाया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक के बाद अपनी कुलदेवी तुलजा माता के दर्शन करने जा रहे थे तो उस समय क्या माहौल था। अपनी परंपराओं, अपनी धरोहरों को जीवंत रखने के लिए हमें उन्हें सहेजना होता है, उन्हें जीना होता है, उन्हें अगली पीढ़ी को सिखाना होता है। मुझे खुशी है कि आज इस दिशा में अनेकों प्रयास हो रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार जब हम इकोलॉजी, फ्लोरा, फोना, बायोडायवर्सिटी जैसे शब्द सुनते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि ये तो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, इनसे जुड़े एक्सपर्ट के विषय हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम वाकई प्रकृति प्रेम करते हैं तो हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तमिलनाडु में वाड़ावल्ली के एक साथी हैं सुरेश राघवन जी। राघवन जी को पेंटिंग का शौक है। आप जानते हैं, पेंटिंग कला और कैनवास से जुड़ा काम है। लेकिन राघवन जी ने तय किया कि वो अपनी पेंटिंग्स के जरिए पेड़, पौधों और जीव जंतुओं की जानकारी को संरक्षित करेंगे। वो अलग अलग फ्लोरा और फोना की पेंटिंग्स बनाकर उनसे जुड़ी जानकारी का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। वो अब तक दर्जनों ऐसी चिड़ियाओं की, पशुओं की, ऑर्चिड्स की पेंटिंग्स बना चुके हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है। कला के जरिए प्रकृति की सेवा करने का ये उदाहरण वाकई अद्भुत है। मेरे प्यारे देशवासियों,
आज मैं आपको एक और दिलचस्प बात भी बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक अद्भुत क्रेज दिखा। अमेरिका ने हमें 100 से ज्यादा दुर्लभ और प्राचीन कलाकृतियां वापस लौटाई है। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इन कलाकृतियों को लेकर खूब चर्चा हुई। युवाओं में अपनी विरासत के प्रति गर्व का भाव दिखा। भारत लौटी ये कलाकृतियां 2500 साल से लेकर 250 साल तक पुरानी हैं। आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि इन दुर्लभ चीजों का नाता देश के अलग अलग क्षेत्रों से है। ये टेराकोटा, स्टोन, मेटल और लकड़ी के इस्तेमाल से बनाई गई है। इनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो आपको आश्चर्य से भर देंगी। आप इन्हें देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। इनमें 11वीं शताब्दी का एक खूबसूरत सैंडस्टोन स्कल्पचर भी आपको देखने को मिलेगा। ये नृत्य करती हुई एक अप्सरा की कलाकृति है जिसका नाता मध्य प्रदेश से है। चोल युग की कई मूर्तियां भी इनमें शामिल हैं। देवी और भगवान मुरुगन की प्रतिमाएं तो 12वीं शताब्दी की है और तमिलनाडु की वैभवशाली संस्कृति से जुड़ी है। भगवान गणेश की करीब 1000 वर्ष पुरानी कांसे की प्रतिमा भी भारत को लौटाई गई है। ललितासन में बैठे उमा महेश्वर की एक मूर्ति 11वीं शताब्दी की बताई जाती है जिसमें वे दोनों नंदी पर आसीन है। पत्थरों से बनी जैन तीर्थंकरों की 2 मूर्तियां भी भारत वापिस आई है। भगवान सूर्यदेव की 2 प्रतिमाएं भी आपका मन मोह लेंगी। इनमें से एक सैंडस्टोन से बनी है। वापस लौटाई गई चीजों में लकड़ी से बना एक पैनल भी है जो समुद्र मंथन की कथा को सामने लाता है। 16वीं 17वीं सदी के इस पैनल का जुड़ाव दक्षिण भारत से है। साथियों, यहाँ मैंने तो बहुत कभी नाम लिए हैं, जबकि देखे तो ये लिस्ट बहुत लंबी है। मैं अमेरिकी सरकार का आभार करना चाहूँगा जिन्होंने हमारी इस बहुमूल्य विरासत को लौटाया है। 2016 और 2021 में भी जब मैंने अमेरिका की यात्रा की थी तब भी कई कलाकृतियां भारत को लौटाई गई थी। मुझे विश्वास है कि ऐसे प्रयासों से हमारी सांस्कृतिक धरोहरों की चोरी रोकने को, इस बात को लेकर के देश भर में जागरूकता बढ़ेगी। इससे हमारी समृद्ध विरासत से देशवासियों का लगाव भी और गहरा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, देवभूमि उत्तराखंड की कुछ माताओं और बहनों ने जो पत्र मुझे लिखे हैं वो भावुक कर देने वाले हैं। उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को खूब सारा आशीर्वाद दिया है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर रहा भोजपत्र उनकी आजीविका का साधन बन सकता है। आप सोच रहे होंगे कि यह पूरा माजरा है क्या? साथियों, तो मुझे ये पत्र लिखे हैं चमोली जिले की नीति माणा घाटी की महिलाओं ने। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में मुझे भोजपत्र पर एक अनूठी कलाकृति भेंट की थी। ये उपहार पाकर मैं भी बहुत अभिभूत हो गया। आखिर हमारे यहाँ प्राचीन काल से हमारे शास्त्र और ग्रंथ इन्हीं भोजपत्रों पर सहेजे जाते रहे हैं। महाभारत भी तो इसी भोजपत्र पर लिखा गया था। आज देवभूमि की ये महिलाएं इस भोजपत्र से बेहद ही सुंदर सुंदर कलाकृतियां और स्मृति चिन्ह बना रही हैं। माणा गांव की यात्रा के दौरान मैंने उनके इस यूनिक प्रयास की सराहना की थी। मैंने देवभूमि आने वाले पर्यटकों से अपील की थी कि वो यात्रा के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें। इसका वहाँ बहुत असर हुआ है। आज भोजपत्र के उत्पादों को यहाँ आने वाले तीर्थयात्री काफ़ी पसंद कर रहे हैं और इसे
अच्छे दामों पर खरीद भी रहे हैं। भोजपत्र की यह प्राचीन विरासत उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में खुशहाली के नए नए रंग भर रही है। मुझे यह जानकर भी खुशी हुई है कि भोजपत्र से नए नए प्रोडक्ट बनाने के लिए राज्य सरकार महिलाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है। राज्य सरकार ने भोजपत्र की दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए भी अभियान शुरू किया है। जिन क्षेत्रों को कभी देश का आखिरी छोर माना गया था, उन्हें अब देश का प्रथम गांव मानकर विकास हो रहा है। ये प्रयास अपनी परंपरा और संस्कृति को संजोने के साथ आर्थिक तरक्की का भी जरिया बन रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में मुझसे इस बार काफी संख्या में ऐसे पत्र भी मिले हैं जो मन को बहुत ही संतोष देते हैं। ये चिट्ठी उन मुस्लिम महिलाओं ने लिखी है जो हाल ही में हज यात्रा करके आई है। उनकी ये यात्रा कई मायनों में बहुत खास है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने हज की यात्रा बिना किसी पुरुष सहयोगी या महरम के बिना पूरी की है। और ये संख्या 150 नहीं बल्कि 4000 से ज्यादा है। यह एक बड़ा बदलाव है। पहले मुस्लिम महिलाओं को बिना महरम हज करने की इजाजत नहीं थी। मैं मन की बात के माध्यम से सऊदी अरब सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बिना महरम हज पर जा रही महिलाओं के लिए खास तौर पर विमेन कोऑर्डिनेटर्स नियुक्ति की गई थी। साथियों, बीते कुछ वर्षों में हज पॉलिसी में जो बदलाव किए गए हैं, उनकी भरपूर सराहना हो रही है। हमारी मुस्लिम माताओं और बहनों ने इस बारे में मुझे काफी कुछ लिखा है। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हज पर जाने का मौका मिल रहा है। हज यात्रा से लौटे लोगों ने, विशेषकर हमारी माताओं बहनों ने चिट्ठी लिखकर जो आशीर्वाद दिया है, वो अपने आप में बहुत प्रेरक है। मेरे प्यारे देशवासियों, जम्मू कश्मीर में म्यूजिकल नाइट्स हो, हाई एल्टीट्यूड में बाइक रैलीज हो, चंडीगढ़ के लोकल क्लब हो और पंजाब में ढेर सारे स्पोर्ट्स ग्रुप्स हो, ये सुनकर लगता है एंटरटेनमेंट की बात हो रही है, एडवेंचर की बात हो रही है। लेकिन बात कुछ और है। ये आयोजन एक कॉमन कॉज से भी जुड़ा हुआ है और ये कॉमन कॉज है ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान। जम्मू कश्मीर के युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए कई इनोवेटिव प्रयास देखने को मिले हैं। यहाँ म्यूजिकल नाइट, बाइक रैली जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। चंडीगढ़ में इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए लोकल क्लब्स को इससे जोड़ा गया है। वे इन्हें वादा क्लब्स कहते हैं। वादा यानी विक्ट्री अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज। पंजाब में कई स्पोर्ट्स ग्रुप भी बनाए गए हैं जो फिटनेस पर ध्यान देने और नशा मुक्ति के लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। नशे के खिलाफ अभियान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। ये प्रयास भारत में नशे के खिलाफ अभियान को बहुत ताकत देते हैं। हमें देश की भावी पीढ़ियों को बचाना है तो उन्हें ड्रग्स से दूर रखना ही होगा। इसी सोच के साथ 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान से 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है। 2 हफ्ते पहले ही भारत ने ड्रग्स के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग्स की करीब 1.5 लाख किलो की खेप को जब्त करने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया है। भारत ने
10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। इन ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। मैं उन सभी की सराहना करना चाहूंगा जो नशा मुक्ति के इस नेक अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। नशे की लत न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। ऐसे में यह खतरा हमेशा के लिए खत्म हो, इसके लिए जरूरी है कि हम सब एकजुट होकर इस दिशा में आगे बढ़े। मेरे प्यारे देशवासियों, जब बात ड्रग्स और युवा पीढ़ी की हो रही है तो मैं आपको मध्य प्रदेश की एक इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में भी बताना चाहता हूं। ये इंस्पायरिंग जर्नी है मिनी ब्राजील की। आप सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में मिनी ब्राजील कहां से आ गया। यही तो ट्विस्ट है। एमपी के शहडोल में एक गांव है विचारपुर। विचारपुर को मिनी ब्राजील कहा जाता है। मिनी ब्राजील इसलिए क्योंकि ये गांव आज फुटबॉल के उभरते सितारों का गढ़ बन गया है। जब कुछ हफ्ते पहले मैं शहडोल गया था तो मेरी मुलाकात वहां ऐसे बहुत सारे फुटबॉल खिलाड़ियों से हुई थी। मुझे लगा कि इस बारे में हमारे देशवासियों को और खासकर युवा साथियों को जरूर जानना चाहिए। साथियों, विचारपुर गांव के मिनी ब्राजील बनने की यात्रा 2-2.5 दशक पहले शुरू हुई थी। उस दौरान विचारपुर गांव अवैध शराब के लिए बदनाम था, नशे की गिरफ्त में था। इस माहौल का सबसे बड़ा नुकसान यहाँ के युवाओं को हो रहा था। एक पूर्व नेशनल प्लेयर और कोच रईस अहमद ने इन युवाओं की प्रतिभा को पहचाना। रईस जी के पास संसाधन ज्यादा नहीं थे, लेकिन उन्होंने पूरी लगन से युवाओं को फुटबॉल सिखाना शुरू किया। कुछ साल के भीतर ही यहाँ फुटबॉल इतनी पॉपुलर हो गई कि विचारपुर गांव की पहचान ही फुटबॉल से होने लगी। अब यहाँ फुटबॉल क्रांति नाम से एक प्रोग्राम भी चल रहा है। इस प्रोग्राम के तहत युवाओं को इस खेल से जोड़ा जाता है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ये प्रोग्राम इतना सफल हुआ है कि विचारपुर से नेशनल और स्टेट लेवल के 40 से ज्यादा खिलाड़ी निकले हैं। ये फुटबॉल क्रांति अब धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल रही है। शहडोल और उसके आसपास के काफी बड़े इलाके में 1200 से ज्यादा फुटबॉल क्लब बन चुके हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में ऐसे खिलाड़ी निकल रहे हैं जो नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं। फुटबॉल के कई बड़े पूर्व खिलाड़ी और कोच आज यहाँ युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप सोचिए, एक आदिवासी इलाका जो अवैध शराब के लिए जाना जाता था, नशे के लिए बदनाम था, वो अब देश की फुटबॉल नर्सरी बन गया है। इसलिए तो कहते हैं, जहां चाह वहां राह। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जरूरत है तो उन्हें तलाशने की और तराशने की। इसके बाद यही युवा देश का नाम रोशन भी करते हैं और देश के विकास को दिशा भी देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर हम सभी पूरे उत्साह से अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव के दौरान देश में करीब करीब 2 लाख कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम एक से बढ़कर एक रंगों से सजे थे, विविधता से भरे थे। इन आयोजनों की एक खूबसूरती ये भी रही कि इनमें रिकॉर्ड संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान हमारे युवाओं को देश की महान विभूतियों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला।
पहले कुछ महीनों की ही बात करें तो जन भागीदारी से जुड़े कई दिलचस्प कार्यक्रम देखने को मिले। ऐसा ही एक कार्यक्रम था दिव्यांग लेखकों के लिए राइटर मीट का आयोजन। इसमें रिकॉर्ड संख्या में लोगों की सहभागिता देखी गई। वहीं आंध्र प्रदेश के तिरुपति में राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन हुआ। हम सभी जानते हैं कि हमारे इतिहास में किलों का, फोर्ट्स का कितना महत्व रहा है। इसी को दर्शाने वाली एक कैंपेन किले और कहानियां यानी फोर्ट से जुड़ी कहानियां भी लोगों को खूब पसंद आई। साथियों, आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, 15 अगस्त पास ही है, तो देश में एक और बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव-गांव से, कोने-कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग-अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ये अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी। मैंने पिछले साल लाल किले से अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के लिए पंच प्राण की बात की थी। मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेकर हम इन पंच प्राणों को पूरा करने की शपथ भी लेंगे। आप सभी देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी को yuva.gov.in पर जरूर अपलोड करें। पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए जैसा पूरा देश एक साथ आया था, वैसे ही हमें इस बार भी फिर से हर घर तिरंगा फहराना है और इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाना है। इन प्रयासों से हमें अपने कर्तव्यों का बोध होगा, देश की आजादी के लिए दिए गए असंख्य बलिदानों का बोध होगा, आजादी के मूल्य का एहसास होगा। इसलिए हर देशवासी को इन प्रयासों से जरूर जुड़ना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आज बस इतना ही। अब कुछ ही दिनों में हम 15 अगस्त आजादी का ये महान पर्व का हिस्सा बनेंगे। देश की आजादी के लिए मर मिटने वालों को हमेशा याद रखना है। हमें उनके सपनों को सच करने के लिए दिन रात मेहनत करनी है और मन की बात देशवासियों की इसी मेहनत को, उनके सामूहिक प्रयासों को सामने लाने का ही एक माध्यम है। अगली बार कुछ नए विषयों के साथ आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात, जहां पर उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। साथ ही आने वाले 15 अगस्त को लेकर भी उनकी ओर से अहम बातें कही गई। और आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कई अहम मुद्दों को उठाया है। उन्होंने एक तरफ जहां जो प्राकृतिक आपदाएं हमने देखी, उसको लेकर भी कहा कि किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है और सभी ने मिलकर इन आपदाओं में मुकाबला किया है। और सर्वजन हिताय ही भारत की भावना और ताकत है। भारत की इस ताकत को लेकर भी प्रधानमंत्री की ओर से अहम बातें कही गई हैं। और यूपी में 30 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड भी बना है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर आज प्रधानमंत्री ने अपने इस मन की बात कार्यक्रम में अहम बातें कही हैं।
तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनकी ओर से हम बातें मन की बात में कही गई। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अहम खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का फैसला सामने आया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। लखनऊ से यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विवादों का होगा पुनर्गठन और पुनः लागू होगी 3 दशक पुरानी व्यवस्था। तो यह ऐतिहासिक फैसला सामने आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि पुनः 3 दशक पुरानी व्यवस्था को लागू किया जाएगा। और यह अहम खबर आपको हम बता दें। तो यह अहम जानकारी, जहां पर योगी ने सचिवालय प्रशासन की बैठक में यह अहम फैसला लिया है और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो मुख्य सचिव की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। और फिलहाल यह अहम खबर आपको बता दें। जहां पर यह ऐतिहासिक फैसला सामने आया है और 3 दशक पुरानी व्यवस्था पुनः लागू किए जाने की बात सामने आ रही है। और नगर व शहरी विकास को बनाया जाएगा एक विभाग। तो नगर व शहरी विकास को एक विभाग बनाया जाएगा। और फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की आम खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच आम खबर सामने आ रही है, मोदी नगर में हुए धर्मांतरण मामले की अब जांच तेज हो जाएगी। तो जांच तेज होकर एसटीएफ की टीम भी मामले की जांच को पहुंची है। तो एसटीएफ की टीम भी मामले की जांच को लेकर पहुंची है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। 3 दिन पहले महेंद्र पादरी को लेकर यह आम खबर, पत्नी की भी पुलिस कर चुकी है गिरफ्तारी। तो पत्नी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहां पर मोदी नगर में हुए धर्मांतरण मामले की जांच तेज। तो मोदी नगर में हुए धर्मांतरण मामले की जांच तेज किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें। और एसटीएफ जांच करेगी। 3 दिन पहले महेंद्र पादरी को गिरफ्तार किया गया था। तो 3 दिन पहले गिरफ्तारी हुई थी। और यह हम जानकारी आपको बता दें, पत्नी की भी पुलिस से गिरफ्तारी कर चुकी है। तो पत्नी की भी पुलिस की ओर से गिरफ्तारी की जा चुकी है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम जानकारी। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, एसटीएफ की टीम भी मामले की जांच को पहुंची है। तो एसटीएफ की टीम भी मामले की जांच को पहुंची है। और यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 3 दिन पहले की बात सामने आई और पत्नी की भी पुलिस गिरफ्तारी कर चुकी है। तो पत्नी की भी पुलिस गिरफ्तारी कर चुकी है। और यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, मोदी नगर में हुए धर्मांतरण मामले की जाँच तेज होने की बात कही गई है। तो मोदी नगर में हुए धर्मांतरण मामले में जांच तेज। एसटीएफ की टीम भी पूरे मामले की जांच करने के लिए पहुंची हुई है। तो एसटीएफ की टीम भी पूरे मामले की जांच करने के लिए पहुंची। और यह आम जानकारी आपको बता रहे हैं। 3 दिन पहले महेंद्र पादरी की गिरफ्तार किया जा चुका है। तो 3 दिन पहले महेंद्र पादरी की गिरफ्तारी हो चुकी है और पत्नी की भी पुलिस गिरफ्तारी कर चुकी है। तो पत्नी की भी पुलिस कर चुकी है गिरफ्तारी। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम खबर, जहां पर एसटीएफ की टीम भी मामले की जांच करने के लिए पहुंची हुई है। तो एसटीएफ की टीम पूरे मामले की जांच करने के लिए पहुंची हुई है। और यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर पत्नी की भी पुलिस गिरफ्तारी कर चुकी है। तो पत्नी की भी पुलिस की ओर से गिरफ्तारी हो चुकी है। और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर गिरफ्तारी हो चुकी है और एसटीएफ की टीम मामले की जाँच के लिए पहुंची हुई है। और इसी बीच कानपुर से एक अहम खबर सामने आ रही है। कानपुर से अहम खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर डीसीपी सेंटर को फोन पर धमकी मिली है। तो डीसीपी सेंटर को फोन पर मिली धमकी और स्वरूप नगर थाने में मुकदमा दर्ज होने की बात सामने आई है। तो स्वरूप नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर स्वरूप नगर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और विवादित संपत्ति को सील करने के बाद धमकी दिए जाने की बात सामने आई है। तो विवादित संपत्ति को सील करने जाने के बाद धमकी देने की बात सामने आई है। और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं,
तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर स्वरूपनगर थाने में मुकदमा दर्ज होने की बात कही गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, स्वरूपनगर थाने में मुकदमा दर्ज होने की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर स्वरूपनगर थाने में मुकदमा दर्ज होने की बात कही गई है और कानपुर एससीपी सेंटर को फोन पर धमकी मिली है। तो कानपुर से यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर फोन पर धमकी मिलने की बात कही गई है और इस वक्त ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और सभी दिल्ली से एक अहम खबर सामने आ रही है। दिल्ली से खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से अहम जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर नागलोई में हुए उपद्रव को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। पत्थरबाजी में कई महिला और पुरुष वॉलंटियर्स घायल होने के बाद महिला को लड़क दिल्ली पुलिस की एक टीम गठित महिला को आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की एक टीम गठित की गई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, तो यह अहम जानकारी जहां पर आपको हम बता दें कि पुलिस की ने वीडियो और सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू कर दी है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पूरे मामले में जांच शुरू किए जाने की बात सामने आई है। और फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर दिल्ली से खबर नागलोई में हुए उपद्रव को लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। तो पूरी तरीके से पुलिस अलर्ट मोड में है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की एक टीम गठित कर दी गई है। तो मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की एक टीम गठित किए जाने की बात सामने आई है और पुलिस ने वीडियो और सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान करनी शुरू कर दी। दोबारा दंगे भड़काने की ना हो सके साजिश। 2020 की तरह ही यहां पर पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान करनी शुरू कर दी है। आम जानकारी आपको बता रहे हैं, दोबारा दंगे भड़काने की साजिश ना हो सके, इसको लेकर आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की और अगली खबर अलीगढ़ से आपको हम बताते हैं, जहां पर नाबालिग बेटी के पिता ने थाने में जहर खा लिया। नाबालिग बेटी के पिता ने थाने में खाया जहर। नाबालिग बेटी की बरामदगी न होने पर नाराजगी थी। 2 हफ्ते पहले स्कूल जाते समय गायब हुई थी बेटी। तो 2 हफ्ते पहले स्कूल जाते समय बेटी गायब हो गई थी और ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 2 हफ्ते पहले स्कूल जाते समय एक बेटी गायब हुई थी और थाने में जहर खाने के बाद हुए हंगामे का वीडियो वायरल हो गया है। तो थाने में जहर खाने के बाद हुए हंगामे का वीडियो वायरल। हालत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। तो हालत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। पुलिस पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया गया है और नाबालिग के गायब होने के मामले में 2 मुकदमे दर्ज होने की बात भी सामने आई है। तो नाबालिग के गायब होने के मामले में 2 मुकदमे दर्ज होने की बात भी सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर इस पूरे मामले में अब 2 मुकदमे दर्ज होने की बात कही गई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो नाबालिग बच्ची का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। नाबालिग बच्ची का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अब तक कोई सुराग नहीं लगा। अलीगढ़ से खबर नाबालिग बेटी के पिता ने यहां पर अहम जानकारी आपको हम बता दें और नाबालिग बेटी की बरामदगी को लेकर यहां पर पिता गुस्से में 2 हफ्ते पहले स्कूल जाते समय बेटी गायब हुई थी और अब तक बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा है। थाना छर्रा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। थाने में जहर खाने के बाद हंगामे का वीडियो वायरल हो गया है। हालत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। तो हालत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए जाने की बात सामने आ रही है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हालत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। तो फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, तो यह अहम जानकारी, जहां पर पूरे मामले में हालत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर जेल भेजे जाने की बात सामने आई है और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है
और थाना छर्रा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो थाना छर्रा का ये पूरा मामला है। और अलीगढ़ से खबर, नाबालिग बेटी के पिता ने थाने में जहर खा लिया। तो नाबालिग बेटी के पिता ने थाने में जहर खाया और यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर नाबालिग बेटी के पिता ने थाने में जहर खाया है। और 2 हफ्ते पहले स्कूल जाते समय बेटी गायब हो गई थी और अब तक कोई पता नहीं है बेटी का। आपको बता दें कि थाने में जहर खाने के बाद यहां पर जमकर हंगामा भी हुआ। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता विश्व प्रताप जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विश्व प्रताप, हालत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन आखिर अब तक पुलिस से कोई जानकारी गायब लड़की के बारे में पता नहीं लगा पाई है। क्या वजह है इसके पीछे की और क्या पूरी जानकारी है आपके पास मामले से जुड़ी? जी बिल्कुल, देखिए कि छर्रा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जिसमें तकरीबन जो है दो हफ्ते पूर्व एक नाबालिग जो है स्कूल जाते समय जो है गायब हो गई थी। उसके बाद में अभी तक जो है अलीगढ़ पुलिस उसका सुराग नहीं लगा पाई है। इसी सारी चीज से छोट होकर जो पीड़ित बताया, उसने खाने में जहर खा लिया। उसके बाद में काफी घंटों वहाँ पे जो है काफी देर तक हंगामा चला। स्थिति इतनी जहर खाने के बाद में उसकी बिगड़ गई कि पुलिस ने उसे आनंद फानंद में पहले तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और उसके अलावा जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसे मेडिकल कॉलेज के लिए जो है रेफर कर दिया गया है, जहाँ उसका जो है इलाज जो है चल रहा है। और वहीं अगर पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले में जो है 30 जो जुलाई है उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया जो FIR में नामजद थे। बावजूद इसके किशोरी का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा जो है लग पाया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो है इसमें बड़ी नाकामयाबी साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी जो है किशोरी का कोई सुराग नहीं लगता और पुलिस जो है हाथ पर हाथ रख के बैठी रहती है, तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही अलीगढ़ पुलिस की इसमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और वहीं जो पीड़िता का पिता है उसने जो है थाने में कई बार गुहार लगाई और पुलिस जो है बिल्कुल उसकी अनसुनी करती रही। कई बार वो थाने में भी गया अपनी बेटी की गुमशुदगी के बारे में पूछताछ करने के लिए, लेकिन पुलिस उसे लगातार जो टरकाती रही। बावजूद इसके आज उसने इस पूरी घटना से छुप के थाने में जहर खा लिया। जहर खाने के बाद में उसकी हालत बिगड़ी और पुलिस ने उसे आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए इस मामले में पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से 2 हफ्ते बीत गए उसके बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। शुक्रिया आपका विश्व प्रताप अधिक जानकारी के लिए। तो नाबालिग बच्ची का अब तक सुराग नहीं लग सका है, यह हम खबर आपको बता रहे थे और थाना छर्रा का ये पूरा मामला बताया जाता है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए पर रुकते, कहीं हो जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और इस बीच मेरठ से आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर महिला की चाकू से कूदकर हत्या कर दी गई। कैंट स्टेशन के पास हुई महिला की हत्या की वारदात को अंजाम देकर आरोपी के फरार होने की बात सामने आई है। तो फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आरोपी के फरार होने की बात सामने आई है और यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, हत्या की वारदात को लेकर ये बड़ी खबर। सड़क पर महिला को देखकर पुलिस को सूचना दिए जाने की बात कही गई है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें। और सड़क पर महिला को देखकर पुलिस को दी सूचना पर पहुंचे पुलिस से कंकरखेड़ा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो सूचना पर कंकरखेड़ा पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। मुरादनगर से अपने ससुराल से आ रही थी महिला। मायके वालों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है। पति से विवाद के बाद मायके आ रही थी महिला और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावर की तलाश में पुलिस से जुट गई है। थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के कैंट स्टेशन के पास का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो कैंट स्टेशन के पास का ये पूरा मामला है और पति से विवाद के बाद मायके से आ रही थी महिला। तो यहाँ हम जानकारी आपको हम बता दें, जहाँ पर पति से विवाद के बाद मायके से महिला आ रही थी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावर की तलाश भी शुरू कर दी गई है। थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के कैंट स्टेशन के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आम खबर आपको बता दें, मेरठ से खबर, महिला की चाकू से कूदकर हत्या कर दी गई। तो मेरठ से आम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला की चाकू से कूदकर हत्या कर दी गई है और अहम खबर सामने आई है। एक महिला की हत्या की गई है और हत्या की वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया है। तो हत्या की वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हुआ और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सड़क पर महिला को देखकर पुलिस को सूचना दी गई और सूचना पर पहुंची कंकरखेड़ा पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। और एक और खबर आपको मेरठ से ही बताते हैं। इस बीच एक अहम खबर मेरठ से सामने आई है, जहां 5 दिन पूर्व रोहिंग्या की तलाश में आई थी ATS। तो 5 दिन पहले रोहिंग्या की तलाश में यहां पर ATS पहुंची थी और यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां 5 दिन पहले ATS के पहुंचने की बात सामने आई थी। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 5 दिन पहले पहुंची थी ATS और जांच में 10 में से 4 के रिफ्यूजी कार्ड नहीं मिले थे। मेरठ से आम खबर। और 31 जुलाई तक दिखाने थे फैमिली को रिफ्यूजी कार्ड।
तो 31 जुलाई तक यहाँ पर रिफ्यूजी कार्ड दिखाने थे और यहाँ हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर भारत में अवैध तरीके से रहने का शक गहराया। तो भारत में अवैध तरीके से रहने का शक गहराया और खौदा पुलिस यहाँ पर पहुंची थी। 5 दिन पहले रोहिंग्या की तलाश में ATS आई थी। हम खबर आपको हम बता दें, 5 दिन पहले ATS यहाँ पर पहुंची थी और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर मेरठ से गायब हुआ शरणार्थी रोहिंग्या परिवार मेरठ से गायब हो चुका है। तो रोहिंग्या परिवार यहाँ से गायब हुआ और अलीपुर गांव को लेकर यह आम खबर सामने आ रही है। जांच में 10 में से 4 के रिफ्यूजी कार्ड नहीं मिले थे। तो जांच में 10 में से 4 के रिफ्यूजी कार्ड भी नहीं मिले थे और 31 जुलाई तक दिखाने थे फैमिली को रिफ्यूजी कार्ड, लेकिन अब परिवार की गायब होने की बात सामने आई है। कार्ड दिखाने से पहले ही रोहिंग्या फैमिली फरार हो गई। तो कार्ड दिखाने से पहले ही रोहिंग्या फैमिली फरार हो गई। आम जानकारी आपको बता दें, भारत में अवैध तरीके से रहने का शक गहराया है। और इस बीच बागपत से एक अहम खबर सामने आ रही है। बागपत से खबर का रुख कर लेते हैं। बागपत से अहम खबर, जहां पर हाईवे निर्माण के लिए बने गड्ढे में डूबे 2 मासूम बच्चे इस गड्ढे में डूब गए। दोनों बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। तो दोनों बच्चों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। 2 बच्चों को स्थानीय लोगों ने सकुशल बाहर निकाल लिया है। एक तरफ जहां 2 बच्चों की जान चली गई, तो वहीं 2 बच्चों को बचा लिया गया है। गड्ढे में नहाने के लिए ये चारों बच्चे पहुंचे थे, लेकिन यहां पर बच्चों की जान चली गई है और गोताखोरों ने 2 बच्चों के शवों को जहां बाहर निकाला है, तो वहीं 2 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। और यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर, जहां पर हाईवे के निर्माण कार्य के लिए खोदे गए 2 गड्ढों में बच्चों के डूबने की खबर सामने आ रही है। 4 बच्चे यहां पर नहाने के लिए गए थे, लेकिन 2 बच्चे डूब गए हैं जिनकी जान चली गई है, जबकि 2 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और यह हम खबर आपको बता दें, बच्चों के रेस्क्यू करने का वीडियो भी सामने आया है। तो बच्चों के रेस्क्यू करने का वीडियो भी सामने आया और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आपको बता दें कि रेस्क्यू करने का वीडियो भी सामने आया है और बच्चों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो बच्चों की मौत से परिवार वालों में कोहराम मचा। अहम खबर आपको हम बता दें और बटौत के वाजिदपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बागपत से खबर, हाईवे निर्माण के लिए बने गड्ढे में 2 बच्चे डूब गए। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुमका हंसडीहा के चर्चित मनीषा हत्याकांड केस में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक युवक को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मनीषा हत्याकांड मामले में नितेश कुमार नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया। उसे आज कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सूत्रों की माने तो रितेश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के समक्ष कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। हालांकि इस हत्याकांड में अब तक पुलिस न तो हथियार और न ही मनीषा के मोबाइल को बरामद कर पाई है। बता दें कि बीते 18 जून को अज्ञात अपराधियों ने मनीषा की गोली मारकर हत्या करने के बाद उसके शव को एक बंद पत्थर की खदान में फेंक दिया था। पुलिस ने मनीषा की सौतन सहित 3 लोगों को जेल भेज दिया है। और इस बीच हरियाणा से एक अहम खबर सामने आ रही है। हरियाणा से अहम खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर एक्शन मोड में आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक्शन मोड में और धारूहेड़ा में भिवाड़ी की तरफ से पानी छोड़ा जा रहा, तो पानी छोड़े जाने की बात सामने आई हो और सीएम ने हरियाणा राजस्थान के अधिकारियों के साथ ज्वाइंट बैठक भी की है। तो सीएम की ओर से ज्वाइंट बैठक भी की गई है। अहम जानकारी आपको हम बता दें और दोनों प्रदेशों को मिलाकर एक संयुक्त टीम का गठन होगा। तो दोनों प्रदेशों को मिलाकर एक संयुक्त टीम के गठन की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और आपको बता दें कि सीएम ने हरियाणा राजस्थान के अधिकारियों के साथ एक ज्वाइंट बैठक भी की है। तो ज्वाइंट बैठक होने की बात भी कही गई है और दोनों प्रदेशों को मिलाकर एक संयुक्त टीम का गठन होगा। तो दोनों प्रदेशों को मिलाकर एक संयुक्त टीम के गठन की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हम खबर आपको हम बता दें और हरियाणा से खबर, एक्शन मोड में आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो एक्शन मोड में मुख्यमंत्री मनोहर लाल नजर आ रहे हैं और ज्वाइंट बैठक हुई है। आप ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर ज्वाइंट बैठक की गई है। हरियाणा से यह अहम खबर सामने आई है। तो फिलहाल यह अहम खबर और एक्शन मोड में मुख्यमंत्री मनोहर लाल नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक्शन मोड में
और ज्वाइंट बैठक किए जाने की बात भी सामने आई है। देवघर के नए एसपी के रूप में अजीत पीटर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। आज सबसे पहले नए एसपी अजीत पीटर देवघर परिसदन पहुंचे और उसके बाद सीधे पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं, जहां पर आपको बता दें कि एसपी सुभाष चंद्र जाट ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया है। इसके बाद नए एसपी अजीत पीटर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और फिर कार्यालय में एसपी सुभाष चंद्र जाट ने नए एसपी अजीत पीटर को पदभार सौंपा है। मौके पर नए एसपी देवघर अजीत पीटर ने कहा कि श्रावणी मेले को बेहतर ढंग से संपन्न कराना उनकी प्राथमिकता है। इसके अलावा साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के अलावा क्राइम कंट्रोल करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। देवघर एसपी सुभाष चंद्र जाट से काफी इनपुट मिले हैं और यहाँ की व्यवस्थाएं भी पुलिस के लिहाज से काफी चाक चौबंद हैं। इसे और बेहतर करने की अगर गुंजाइश होगी तो भी इसे लागू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में पहली पोस्टिंग होने पर उस जिले के क्राइम कंट्रोल करना ही पुलिस का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके अलावा देवघर जैसे व्यस्त शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था दुरुस्त करना और जनता से पुलिस की दूरी कम करना उनका प्रमुख उद्देश्य है। पुलिस की प्राथमिकताएं 1891 से ही एक ही है ना, लेकिन वही प्राथमिकताएं थोड़ा थोड़ा उसका स्वरूप बदलता है। आज के डेट पे जो उसका स्वरूप है उसको हम लोग टैकल करेंगे। 1891 से पुलिस ड्यूटी, पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही है, क्राइम कंट्रोल, लेकिन जो स्वरूप बदल रहा है टेक्नोलॉजी एंड बहुत सारे जो सोसाइटल एस्पेक्ट्स हैं उसके आधार पर हम लोग जो उसका आवश्यकता है उसके आधार से करेंगे। लेकिन लीगलिटी, लॉ, रूल ऑफ लॉ सब होगा। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको गुरदासपुर से बताते हैं, जहां पर मणिपुर में पिछले कई दिनों से हिंसा चल रही है, जिसके चलते दारेवाल के लोगों में गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है और जिसके चलते ईसाई समुदाय के द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। और मासी समुदाय के लोगों ने कहा कि सरिया संगठन ने हमारा समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो हिंसा जारी है वो बेहद निंदनीय है। लोगों का भरोसा प्रधानमंत्री मोदी से उठ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जनता अपना भरोसा कायम रखना चाहती है तो प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर के मुख्यमंत्री को उनके पद से हटाकर राज्यपाल शासन लगाना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो मणिपुर में होने वाली घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं। इस बीच शाम खबर दिल्ली से सामने आई है, जहां पर दिल्ली की घनी आबादी में भीषण आग लग गई है। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, दिल्ली की घनी आबादी में भीषण आग की खबर सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जूता फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। तो जूता फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग बुझाने में दमकल की गाड़ियां जुटी हुई हैं। तो आग बुझाने में दमकल की गाड़ियां जुटी हुई हैं और यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर भीषण आग से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल नजर आ रहा है। तो भीषण आग से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल और एक इलाके में भीषण आग लग गई। जूता फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर जूता फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है और आग बुझाने में दमकल की गाड़ियां जुटी हुई हैं। तो आग बुझाने में जुटी दमकल की गाड़ियां, भीषण आग से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल नजर आ रहा है। तो इस भीषण आग से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। दिल्ली की घनी आबादी वाले इलाके में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। जूता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। तो जूता फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और आग बुझाने में दमकल की गाड़ियां जुटी हुई हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आग बुझाने में दमकल की गाड़ियां जुटी हुई हैं और भीषण आग से आसपास के इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो भीषण आग से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर जूता फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है और जूता फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। आग बुझाने में दमकल की कई गाड़ियां जुटी हुई हैं। तो दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस कदर यहाँ पर धुएं का गुब्बार निकलता हुआ इस बिल्डिंग से नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि जूता फैक्ट्री है और यहाँ पर आग लगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। जूता फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। और मानव कश्यप हमारे साथ में इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मानव, जूता फैक्ट्री है, काम चल रहा था, कई सारे मजदूर यहां पर होंगे, कई सारे लोगों की मौजूदगी होगी, क्या सभी को निकाला गया है सुरक्षित? क्या पूरी जानकारी है आपके पास अब तक?
जी मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली के अंदर लगातार ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आई है और आज फिर से एक बार उद्योग नगर, जो कि पहले से ही फैक्ट्री इलाका है, यहाँ पर कई तरह की फैक्ट्रियां चल रही हैं, कहे तो जूतों की और भी कई तरीके की यहाँ पर फैक्ट्रियां चल रही है। आज सुबह ही इसके अंदर एक खबर सामने आई कि जिसके अंदर बताया कि एक जो जूते की फैक्ट्री है, इसके अंदर एक गोदाम है, उसके अंदर छोटी सी एक स्पार्क की वजह से आग लग गई, जिसके अंदर कई लोग उस टाइम पे काम कर रहे थे। इनको कोई भी हताहत की अगर बात करें तो कोई भी मतलब वहाँ पर ऐसी जानकारी नहीं आई है सामने, और जितने भी वहाँ पर लोग थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। कब तक पूरी तरीके से आग पर काबू पाया जा सकेगा? मानव इसको लेकर कोई जानकारी, कितना नुकसान हुआ और आग लगने की आखिर वजह क्या रही है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक स्पार्क की वजह से, जो लोगों की माने तो अगर एक स्पार्क की वजह से वहाँ पर एक तार था जिसकी वजह से वहाँ पर आग लगी, और उसके बाद वो आग इतनी फैल गई कि पूरी फैक्ट्री के अंदर वो उसको आग का काबू पा लिया। लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि दमकल विभाग जो होगी लगातार आग बुझाने की कोशिश में जुटा हुआ था, तो आग पे काबू भी पा लिया गया है और जितने वहां पर लोग थे उनको भी वहां से बाहर निकाल लिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मानव आपका अधिक जानकारी के लिए। तो दिल्ली की घनी आबादी में जूता फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि बताया जा रहा है कि लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और भीषण आग से हड़कंप मचा हुआ है। और लाइव न्यूज में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।